एनलाइटनमेंट जो है, इट डजंट टेक even 9 days or 9 minutes or even 9 seconds. It happens in one single beat of the heart. तलाश मीन्स 24/7, 24 घंटे हर रोज़ क्या है, क्या व्हाट इज़ बिहाइंड ऑल दिस. माइंडफुलनेस ऑफ कोर्स इज हैज़ टू बी एट एवरी मोमेंट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. तीसरी आंख एक मेटाफरी है, कहने लायक, मतलब कोई लोग कहते हैं पीनियल ग्लैंड है हमारी ब्रेन में जिसको तीसरी आंख बोलते हैं, कई चीज़ें हैं इसमें. मेरे साथ डॉक्टर संजय ग्रोवर हैं. ये पेशे से तो एक नामी गिरामी आई सर्जन है, लेकिन ये एक बहुत बड़े लेखक भी हैं. 2000 में इनकी एक किताब आई थी 9 Days to Nirvana, काफ़ी चर्चित रही राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर. और अब ये पिछले साल से एक दूसरी किताब की रचना कर रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं. और 9 Days to Nirvana अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट था जो फिलॉसफिकल भी था, आप कह लीजिए. उसमें जो उनके 9 days में जो डॉक्टर ग्रोवर को एक किस्म का निर्वाण प्राप्त हो गया था, ऐसा ज्ञान मिल गया था, कह लीजिए दिव्य ज्ञान उनको मिल गया था. और उसके बाद कौन सा ज्ञान की वो खोज में है, और पिछले 15 सालों से किताब लिख रहे हैं. इन किताब पर उनसे बातचीत करेंगे. डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम लोग आपके नई किताब के ऊपर बातचीत करें, 9 Days to Nirvana के ऊपर थोड़ा सा एक आइडिया दे दीजिए अपने दर्शकों को. बेसिकली आई स्टार्टेड सीकिंग कि भी लाइफ का मीनिंग क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ क्या है. ये मेरी शुरू हो गई थी 19-20 साल की उम्र पे, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था. तो मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत फ़िलासफ़ीज़ पढ़ी, सारे गुरुज़ पढ़ लिए, ओशो, कृष्णमूर्ति, एनी गुरु यू नेम इट, एनी फिलोसफर यू नेम इट, आई रेड एवरीथिंग. बट जो क्लैरिटी आती है वो नहीं थी. ठीक है, आइडियाज़ थे, थॉट्स थे, दैट इज़ नॉट द ट्रूथ. नॉलेज ऑफ ट्रूथ इज़ नॉट द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ. तो फिर मैंने कहा कि किताब लिखता हूँ, मैं अपने कैरेक्टर्स को बनाऊँगा नॉवल के टाइप से, कि वो दे विल ट्राई टू एक्सप्लेन और दे विल ट्राई टू लिव द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ्स. देखेंगे किसके लाइफस्टाइल में मीनिंग मिलता है उनको. तो वो 9 Days to Nirvana के नाम से बुक शुरू करी थी. नाम मेरा उसका नाम था जर्नी इन अ पाथलेस लैंड, कि भी तलाश कर रहे हैं ट्रूथ की. करते करते फिर जब तक कहानी ख़त्म हुई, नॉवल लिखने में 8-10 साल 12 साल लगे. In the meantime, I got the experience of enlightenment while writing the book. तो बीच में मैंने फिर लिखनी छोड़ दी, क्योंकि मेरा तो पर्पस was done. But then I said कि नहीं, I must finish the book and it should be for the public. तो वो बुक ख़त्म करते करते वो 9 दिन की कहानी बनी. 9 Days to Nirvana के नाम से उसका वो नॉवल का नाम हो गया. बेसिकली एनलाइटनमेंट जो है, इट डजंट टेक even 9 days or 9 minutes or even 9 seconds. It happens in one single beat of the heart. One honest throb in which your heart quakes with all its love and compassion, and आप मर्ज हो जाते हैं दुनिया के सबके साथ. You are merged into everything. Your eye is gone. आप आइज़ के सर्जन हैं. मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो फिलॉसफिकल आपकी थॉट प्रोसेस बना, या फिर 9 Days to Nirvana जैसी किताब लिखने का आइडिया आपके दिमाग में आया, क्या घर में ऐसा माहौल था, कोई धार्मिक माहौल था? नहीं, ट्रूथ का धर्म से कोई लेना देना नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग. धर्म एक अलग चीज़ है, ट्रूथ की जो सत्य जो है वो एक अलग चीज़ है. स्पिरिचुअलिटी इज़ समवेयर मिडवे बिटवीन द ट्रूथ एंड द रिलीजन, बट द अल्टीमेट ट्रूथ इज़ इवन बियॉन्ड स्पिरिचुअलिटी. इट्स समथिंग डिफरेंट. वो एक्सपीरियंस से ही पता चलता है आपको. तो जब मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ अल्टीमेट ट्रूथ का, तो एक तो खैर वो उसमें देखो एक सीधी एक चीज़ आती है जो स्टेट आती है. दैट टाइम आई वाज 36 years old. वो ये शुरू हुआ था 19 साल की एज पे तलाश शुरू हुई थी. एंड तलाश डज नॉट मीन कि मैं दिन में 2 घंटे बैठ के मेडिटेट करता था, ये करता हूँ, नहीं. तलाश मीन्स 24/7, 24 घंटे हर रोज़ क्या है, क्या व्हाट इज़ बिहाइंड ऑल दिस. चलिए, मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए एक ज्ञान चाहूँगा रेजिलियंस और माइंडफुलनेस के ऊपर. सर, हाउ रेजिलियंस एंड माइंडफुलनेस प्लेज अ बिग रोल इन आवर लाइफ व्हेन वी आर इन अ टफ सिचुएशन? सी, सिचुएशन बेसिकली रेजिलियंस एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, जो कि आप टफ में हो या नॉन, मतलब इफ देयर इज अ चैलेंज और नो चैलेंज, यू हैव दैट इनर स्ट्रेंथ. एंड ऑफ कोर्स चैलेंजिंग टाइम्स यू विल चैलेंज दैट स्ट्रेंथ एंड यू विल एक्चुअली नो. आप सोचते रहो जी मैं रेजिलिएंट हूँ, बट जब चैलेंज आएगा आप घबरा गए तो नहीं होता. तो रेजिलियंस इज़ देयर. माइंडफुलनेस ऑफ कोर्स इज हैज़ टू बी एट एवरी मोमेंट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. दैट इज़ व्हाट माइंडफुलनेस इज. दैट जैसे मैं बोल रहा था 24/7, मेरे पास वही था
कि क्या है, व्हाट इज इट, उस पर 24/7 की माइंडफुलनेस होती है. एवरी एक्ट इज़ डन विद एन एक्ट ऑफ टोटल बीइंग इन द नाउ, कि यहीं पे इसी मोमेंट सब कुछ जो है वो यही क्षण है, सभी कुछ उसमें है, तो उसमें टोटल माइंडफुलनेस सब मिलती है आपको. तो वैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आप तो एक नेत्र विशेषज्ञ हैं, आई सर्जन है, तो तीसरी आंख के बारे में कुछ बोलेंगे? आपकी अपनी खुली थी, आपने देखी है? तीसरी आंख एक मेटाफर ही है कहने लायक, मतलब कोई लोग कहते हैं पीनियल ग्लैंड है हमारी ब्रेन में जिसको तीसरी आंख बोलते हैं, कई चीज़ें हैं इसमें, आई ऑफ होरस बोलते हैं इसको. बट बेसिकली व्हाट आई फील इज़ कि इट इज़ कि हमारी बेसिकली वी आर ब्लाइंडेड, आवर माइंड इज़ ब्लाइंडेड बाय दी व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. हम उसमें फंस जाते हैं, रैट रेस में, रैट ट्रैप में, कई चीज़ों में. तो जब वो ब्लाइंडनेस ख़त्म होती है, आपको सब सत्य दिखता है, उसमें आपको कोई नई चीज़ नहीं मिली, आपको पुराना सब कुछ ख़त्म हो गया. दैट इज़ अल्टीमेटली व्हाट यू गेट इन द एंड. सो हाउ विल यू डिफाइन द ब्रेन एंड द माइंड, सर? ब्रेन का अगर आप मेरा टर्म यूज़ करें, मतलब मैं जो आजकल इस बुक में लिख रहा हूँ मैं उसको कैट बोलता हूँ. ब्रेन इज़ अ कैट, अ कॉन्शियसनेस टू अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मर. जो ग्राउंड ऑफ बीइंग है, जो हमारा कहते हैं ना, जो सत्य है अल्टीमेट, दैट इज़ अ कॉन्शियसनेस जिसे दुनिया अराइज की. वो कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस बनने में क्या, उसको कंट्रास्ट चाहिए होता है. आप अगर आप अवेयर है आप समथिंग मीन्स आप एक कुछ और चीज़ है और एक आप अलग हैं, वो अवेयरनेस आती है उसमें. और जबकि वो सब कुछ वही है, तो उसके लिए कंट्रास्ट ही कोई नहीं उसके पास. वो कैसे कंपेयर करे कि मैं कौन हूँ, क्या मैं, मतलब एम आई स्मॉल, शॉर्ट, बिग, डार्क, और कंपेरिजन, इट्स ऑल कंपेरिजन. सो यू नीड अ मिरर, यू नीड अवेयरनेस. अवेयरनेस जो है वो कॉन्शियसनेस जो है, अवेयरनेस हमारी ब्रेन कन्वर्ट करती है कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस में. सो जो ग्राउंड ऑफ बीइंग का ट्रूथ है वो हमारे ब्रेन के थ्रू अवेयरनेस आती है. और हम जो एक सिंगुलैरिटी है, जो ये एक जो सत्य है, जो पूरा एक ही है, जो ऑल है, उसको अपने आप कैसे जानेगा वो तब जानेगा जब वो डुअल हो जाएगा. पहले डुअल होके फिर जो उसकी अवेयरनेस होगी ऑफ नॉन डुअलिटी, अद्वैत, देन इट विल नो कि यस मैं वो सिंगुलर हूँ. सिंगुलैरिटी बिकम्स अवेयर ऑफ इटसेल्फ थ्रू नॉन डुअलिटी. तो आजकल का डॉक्टर ग्रोवर जो माहौल है, जो फास्ट लाइफ है, जो स्ट्रेस है, उसको देखते हुए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हाउ टू बैलेंस द inner world and with the present world, our profession and our duties towards family, towards society and towards the profession? बेसिकली ये वर्ड या ये टर्म हम यूज़ तब करेंगे जब हम डिवाइड कर देते हैं अपनी लाइफ को, कि ये मेरी वर्क लाइफ है, ये मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है, ये मेरा वो है. देयर इज़ नो डिवीजन. सो लॉन्ग एज वी थिंक कि भी नहीं वर्क लाइफ तो अलग है, ये मैं कर लूँगा, ये अपना मेरी रोटी कमानी है, फिर मैं अपना बैठ के मेडिटेट करूँगा, ये कुछ करूँगा. नो, meditation is 24 hours a day. Your working is you are totally into that in the moment. You are totally mindful in your work. तो वो सब कुछ जो है they are all interlinked. You cannot say कि मैं पहले मैं काम कर लूँ फिर मैं mindful होऊंगा. काम में भी total mindfulness है, अपने seeking में भी mindfulness है. हम divide नहीं कर सकते उन आपको. मैं जैसे इस बुक में लिख रहा हूँ, I am mentioning there are 7 rats. एक क्विज बनी हुई है, उसमें 7 rats के बारे में बात होती है. See, first of all, we have to awaken to the rat race. Then, rat race करते हो नहीं, हम rat race में फंसे हुए हैं, हमने इसमें से निकलना है या इसमें से है, कैसे हम करेंगे, तो डिवाइड करते हैं हम लाइफ को, नहीं ये rat race वाला लाइफ अलग है, ये अलग है. नो, उससे निकलते तो हम फंस जाते हैं rat trap में. rat trap मीन्स रिलीजन एंड ट्रेडिशन का ट्रैप. rat trap में फंस गए. अच्छा, फिर rat trap से लोग कहते हैं नहीं हम रिलीजन में बिलीव नहीं, हम तो ये बड़े फिलोसफर हैं. वो फंस जाते हैं rat गेम में. रैट गेम क्या है? एक रैशनैलिटी का गेम है. रैशनैलिटी, फिलॉसफी, लॉजिक, एवरीथिंग इज़ गुड टू अ सर्टन लेवल, बट इट विल नॉट टेक यू टू द ट्रूथ. ठीक है, रैशनैलिटी को चाहिए होती है, हर चीज़ में रैशनल होना होता है, बट द अल्टीमेट ट्रूथ इज इवन बियॉन्ड दैट. सो रैट गेम में फंसे. उसके बाद जो होता है, हमें चलना होता है रैट क्वेस्ट पे. एक रैट क्वेस्ट क्या है? क्वेस्ट फ्रॉम रियलिटी टू एक्चुअलिटी टू द ट्रूथ. रियलिटी क्या है? रियलिटी जो हम दुनिया अपनी बनाई हुई है माइंड में, प्रॉफिट लॉस, ईगो, हर्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स, एक हमने एक अलग दुनिया बनाई है जो कि बाकी कोई जानवर हमारे से शेयर नहीं कर सकता. दैट्स अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, और हमारे लिए बिल्कुल रियल है, और हम उसी के लिए जीते मरते हैं, जबकि वो है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, इल्यूजन है वो. तो अब ज्योग्राफिकली स्पीकिंग और स्पीकिंग
from the point of the history, we are a nation where we call the land of gods and goddesses. There are Char Dhams, there are many popular shrines. So do you think India has actually progressed, or in fact fell behind as far as this mindfulness or the meditation is concerned, sir? Because there are Babas, there are places mushrooming around the world rather, but still India has been a center of attraction. So how do you view it, sir? See, basically, everyone is seeking. It depends on the motive for which you are seeking. Most people are seeking solace. The moment we realize कि भी हमारे डेथ के बाद क्या हम घबरा जाते हैं, तो फिर हम कुछ एक सहारा ढूंढते हैं. वो सहारा रिलीजन प्रोवाइड करता है हमारे को कि नहीं, डेथ के बाद आफ्टर लाइफ है, मोक्ष है, दिस एंड दैट. यू आर गिवन अ ड्रीम टू थिंक अबाउट एंड यू आर लिविंग इन दैट. और उसको फिर अचीव करने के लिए दे हैव क्रिएटेड ऑल द रिचुअल्स. ये धाम पे जाओ, इधर करो, ये करो, वो करो, दान. मतलब दे आर थिंग्स विच आर जस्ट क्रिएटेड टू कीप यू बिजी and to keep your mind away from the fear of death. So as a writer of 9 Days to Nirvana, do you believe in rebirth, sir? No, not at all. Not at all. No. So once Nirvana is attained, then everything even if Nirvana is not attained, once you are dead, you are dead. ठीक है. The basic cause of all the sorrows in the world is our fear of mortality. कि मर जाएंगे और क्या होगा. तो वही जब रैट्स के बारे में बात कर रहा था, 4th रैट पे पहुंचा था हम, रैट क्वेस्ट में, रिलीजन टूर. उसके बाद उस क्वेस्ट में पढ़ने के लिए क्या होता है आपको, यू हैव टू बी बिटन बाय दी रैट बग. रैट बग इज अ रेस अगेंस्ट टाइम बग. यू हैव टू रेस अगेंस्ट टाइम. यू हैव टू, बिकॉज पता है मैं कल भी खत्म हो सकता हूँ, परसों खत्म हो सकता है, मुझे जवाब आंसर चाहिए, अभी चाहिए, मुझे सत्य अभी मिलना है. जब तक वो अर्जेंसी नहीं आएगी आप, और या अगर आपके मन में आ गया जी अगले जन्म में देख लेंगे या पिछले जन्म गया, तो फिर तो आपकी अर्जेंसी बिल्कुल खत्म होगी. अर्जेंसी के लिए यू हैव टू नो कि मेरा कल का भी भरोसा नहीं है, मुझे आज ही चाहिए ट्रूथ. दैट रैट. और फिर मैं पहुंच रहा था उस पर रैट पे कि एक मैं कहता हूँ कि हमारे अंदर एक शिप रैट है जिसको मरना है. शिप रैट क्या है? इंटरेस्टिंग टर्म है. शिप से और रैट से लिंक ये बनता है कि अ रैट विल डिजर्ट अ सिंकिंग शिप, कि डूबती नाव से चूहा भाग जाता है. तो हमारी जब डूबती नाव है, जब हम मरने वाले होते हैं, जब हमें पता है मर जाएंगे, तो कौन सा चूहा है जो भाग जाता है? हमारी आई, हमारी ईगो. नहीं मैं सोल, अपने आप सोल बना देता है. नहीं मैं तो एक सोल हूँ, मैं तो अलग हूँ, मैं तो अगले जन्म में चला जाऊँगा, ये शरीर तो मर जाएगा, ये कुछ है. ये एक शिप रैट है, वो अपना भागता है वहाँ से. ठीक है. It does not have the courage to face the truth. So finally, I want to know about your current book. So you have been working on this book from past 15 years, so it's a long period. You might have gone through various phases of the book, and might have deleted it, might have edited it, or rewritten it. So when we can expect this book, and what this book is all about, sir? This book is now titled as Romancing the Truth. It's about romancing the truth. When I started writing this book, in fact not just 15 years, started right from the year the first book was published, I started writing it. 24 साल हो गए उसको अभी. Lot of thinking was involved because I wanted कि भी जो enlightenment मिला है उसको pass on करना है but without using words. तो वो कैसे करें? Because words create lot of misunderstandings. हम कुछ बोलते हैं, सुनने वाला कुछ और सुनता है, अपने मतलब से सुन लेता है या कोई इसको डिस्टॉर्ट करता है. तो how you have to pass on the truth without using words. तो उस पर मुझे बहुत साल लगे जस्ट टू थिंक ऑन इट. नावल लिखना शुरू हुआ जनरेशन 909 के नाम से उसका लिखा था, मैंने शुरू किया था. जनरेशन 909 इसलिए कि भी हर जनरेशन जैसे 20-25 साल का होता है. तो मैंने कहा भी जब हम इंसान ने सबसे पहली बार कब सोचा कि मैं कौन हूँ, आज से 20-25 हज़ार साल पहले की जो हमें एविडेंस मिल रहा है, वो मतलब 909 जनरेशन पहले. 20,000 साल इज 909 जस्ट नॉवल की 909 जनरेशन. तो बट लिखते लिखते मुझे लगा कि नहीं, दिस बुक इज़ नॉट अबाउट जनरेशन 909, इट्स बेसिकली अबाउट दैट, द अल्टीमेट ट्रूथ. फिर मुझे लगा दैट भी यार दूर है, तो इट इज़ अबाउट दिस. और फिर भी दैट के नाम से देन उसका नाम लिखा मैंने आई फॉर एन आई. आप थर्ड आई की बात कर रहे थे. आई मतलब द थर्ड आई, ओपनिंग ऑफ द थर्ड आई ऑन सरेंडर ऑफ योर आई, योर ईगो. आई फॉर एन आई. अब अपना ईगो मुझे दो, मैं आपको थर्ड आई खोल देता हूँ. आई जैसे कहते हैं ना, तो मुझे खोल दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. दिस आई इज ईगो वाला आई, नॉट हाँ, आई जो आई वाला हो गया, और ई जो है वो थर्ड आई के लिए, आई फॉर एन आई. लगभग लिख ली पूरी किताब, 600 पेज की किताब 2 साल पहले मैंने ख़त्म कर दी. बात करते करते किसी ऐसे पूछा, डॉक्टर साहब आप मेडिटेट करते हो, कैसे करते हो, आप ध्यान कैसे लगाते हो,
कितने हमें बड़ी मुश्किल होती है ध्यान लगाना। मैंने कहा भाई तूने कोई प्यार किया है? मैं कहा ध्यान लगाना तो क्या, ध्यान हटाना मुश्किल हो जाता है वहाँ से। तो अगर तुम ट्रूथ से प्यार करोगे, आपको तो 24 घंटे आप उसके बारे में सोचोगे आप व्हाट इज़ द ट्रूथ। तो और मुझे तब स्ट्राइक किया कि यार मैं पिछले 40 साल से यही तो कर रहा हूँ, आई वॉज रोमांसिंग द ट्रूथ एंड आई गॉट इट। डॉक्टर ग्रोवर न केवल आई सर्जन हैं बल्कि एक अच्छे लेखक हैं, और उनकी जो नॉवेल्स होती हैं वो बड़ी फ़िलासफ़िकल होती हैं, आपको एक रास्ता दिखाती हैं। और अब जो उनकी ताज़ा किताब आने वाली है वो इसमें माइंडफुलनेस की वो बात कर रहे हैं, और जो हमारी रोज़मर्रा का जीवन है भागम भाग का, उस पर बातचीत कर रहे हैं। इससे जो हमने बातचीत की उसका निचोड़ जो सामने आ रहा है वो ये कि ठीक है हमारे जीवन में आपाधापी है, भाग दौड़ है, और हम लोग 24 घंटे उलझे हुए हैं, हमारे दिमाग पे स्ट्रेस बहुत रहता है। स्ट्रेस की वजह से हमारी फैमिली लाइफ, हमारी मेंटल हेल्थ सब कुछ इफ़ेक्ट होता है। लेकिन फिर भी अगर आप दिन के किसी समय में सुबह, दोपहर, शाम कभी भी मौका आपको मिले तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी, स्ट्रेस दूर होगी। और डॉक्टर ग्रोवर ने एक और जो बड़ी बात ये बताई कि ठीक है हमारा देश एक धार्मिक देश है, बहुत सारे धर्म यहाँ पर हैं, हमारे बहुत सारे मंदिर, गुरुद्वारे हैं और बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, लेकिन हमें माइंडफुलनेस हासिल करने के लिए, हमें मेंटल पीस हासिल करने के लिए किसी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे भीतर होती है। हम लोग कहीं भी बैठकर दिन के किसी भी समय में उसको हासिल कर सकते हैं, क्योंकि माइंडफुलनेस और माइंड पीस ये सब कुछ भीतर की बात है, अंदर की बात है। तो डॉक्टर ग्रोवर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, और आपकी किताब आएगी तो एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू जी।